हमें बताया गया कि भाई बाबा साहब दलितों के मसीहा थे। हमने कहना शुरू कर दिया दलितों के मसीहा। और क्या था बाबा साहब? संविधान निर्माता। वो भी हमने कहना शुरू कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। और जब दलितों के मसीहा की बात करते हैं, अर्थात आपने उनकी भूमिका को केवल दलितों तक सीमित कर दिया। क्या वो केवल दलितों के मसीहा थे? नहीं, इस पे हमें सोचना पड़ेगा। उन्होंने तो पूरे देश के लिए काम किया। कोई ऐसा, यदि महिलाओं के उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स के लिए इतना बड़ा त्याग किया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, तो क्या महिलाएं, सारी महिलाएं दलित थी क्या? पूरे मंत्रिमंडल में ऐसा कोई भी मंत्री नहीं था जो उच्च शिक्षा की दृष्टि से डॉक्टर बाबा साहब की बराबरी कर सके। जब हम कह देते हैं बाबा साहब दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता, बस बात खत्म, उसके आगे नहीं बढ़ते। और क्या थे बाबा साहब? हम उन्हें संविधान निर्माता के साथ साथ राष्ट्र निर्माता क्यों नहीं कहते? हम उन्हें दलितों के मसीहा के साथ साथ गरीबों और पिछड़ों या फिर भारतीयों का मसीहा क्यों नहीं कहते? हम उन्हें सामाजिक क्रांति का दूत क्यों नहीं कहते? हम उन्हें भारत का भाग्य विधाता क्यों नहीं कहते? बाबा साहब बार बार कहते थे, सबको कहते थे, और विशेष करके इस समुदाय के लिए कहते थे कि भाई आपको मेन स्ट्रीम में रहना है, देश की मेन स्ट्रीम में। मुझे आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसमें आप सभी के साथ सम्मिलित होकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पिछले वर्षों की तुलना में आज का कार्यक्रम कुछ अलग प्रकार का है। हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ा, उसको अंगीकार किया, आत्मार्पित किया, और पूरा का पूरा संविधान की जो प्रस्तावना ड्राफ्ट सहित 26 नवंबर के दिन सन 1949 में इस देश के सभी नागरिकों ने अपने संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। 26 नवंबर के दिन को सन 1979 से सुप्रीम कोर्ट भी इसको लॉ डे के रूप में मनाता आ रहा है। इस अवसर पर आप लोगों को संबोधित करना मेरे लिए भी बड़े गौरव की बात है। आप सभी को संविधान दिवस के अवसर पर मैं बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सब लोग जानते हैं मेरी भी पब्लिक बैकग्राउंड रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा रहा हूं, और उसमें ये संविधान दिवस की कल्पना जो थी वो मुझे याद है, हनुमंतप्पा जी का मुझे साथ मिलता रहा और भी नेताओं का। मुझे लगता है कि ये कल्पना हमने बहुत पहले शुरू की थी, और हमने इसलिए कहा था, उसके पीछे एक कारण था। इसलिए कहा था कि बाबा साहब को याद करने के वर्ष भर में केवल 2 ही अवसर मिलते हैं, एक 14 अप्रैल जो उनकी जन्म जयंती है, और दूसरा 6 दिसंबर जिस दिन वो उनको परिनिर्वाण दिवस के रूप में। तो मुझे लगा कि इतने बड़े महान व्यक्तित्व के बारे में यदि साल में 2 ही दिवस मिले तो एक तीसरा दिवस भी होना चाहिए, और सही मायने में वो तीसरा दिवस तो यही है, 26 दिसंबर को। और मुझे खुशी इस बात की है कि उस कल्पना साकार हुई जब वर्तमान सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उन्होंने इसको 2015 से लागू किया। 26 नवंबर को उन्होंने अधिकृत रूप से सरकारी तौर पर इसको मनाने की घोषणा की, और उसकी 2016 में संभवतः इसको पार्लियामेंट के अंदर 26 नवंबर को, यद्यपि पार्लियामेंट नहीं होता है, लेकिन स्पेशल सेशन बुलाया, और उस दिन जो है 2 दिनों तक लंबी बहस के बाद में संविधान सभा का एक रूप दिया, और उसको आगे ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं इसके लिए इस सरकार को भी बधाई देता हूं। देवी और सज्जनों, भारत की संविधान सभा समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विविध सभा थी। इसका गठन 1946 में किया गया है। इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि, विशेषज्ञता और विचारधारा वाले सदस्य शामिल थे। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर BR आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेताओं के साथ साथ अनेक समाज सुधारक, महिला प्रतिनिधि, कानूनी विशेषज्ञ, श्रमिक और ट्रेड यूनियन नेता, शिक्षाविद और बुद्धिजीवी शामिल थे।
भारत की संविधान सभा ने लगभग 3 साल तक संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए कई बैठकें और चर्चाएं की और इसके सदस्यों ने बड़े ही लगन से काम किया। रिकॉर्ड के अनुसार इस दौरान 53,000 से अधिक नागरिकों ने दर्शक दीर्घा में बैठकर चर्चाएं और बहसें डिस्कशंस उनको देखा और सुना। प्रक्रिया जो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई और संविधान का अंतिम संस्करण 26 नवंबर 1949 को भारत के मूलभूत कानून के रूप में अपनाया गया। संविधान सभा ने एक महान और व्यापक दर्शन द्वारा परिभाषित संविधान का निर्माण किया। उन्होंने भारत के हर नागरिक को समान रूप से मताधिकार एवं मौलिक अधिकार दिए। उस समय अमेरिका जैसे देशों में भी सभी को मताधिकार और समान मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, जिसको हम कहते हैं कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, उसमें भी ये नहीं थे। और विशेष करके महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार था, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इवन बिफोर अमेरिका, जो कि हमने उनको ये अधिकार दिया, मताधिकार। संविधान निर्माताओं ने यह भी सुनिश्चित किया कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से लेकिन जवाबदेही के साथ अपनी उचित भूमिकाएं निभाएं और साथ ही लोकतांत्रिक प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखें। इस सब में एक महत्वपूर्ण भूमिका ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने निभाई, जिन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मैं उस राजनीतिक, चूँकि मैंने एक ओथ ली थी जिस समय राष्ट्रपति बना था कि अब मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा, राजनीतिक पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। ये सब अभी भी प्रोटोकॉल लागू है, इसलिए मैं बात भी नहीं करता हूं। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि किन कारणों से बाबा साहब को, जो बहुत पहले उनको हक मिलना चाहिए था भारत रत्न का, क्यों इतनी देरी हुई। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक पूरे समाज को सोचने का विषय जरूर है। बाबा साहब ने संविधान सभा में और उनके सहयोगी अपने दृष्टिकोण में उल्लेखनीय रूप से उदार थे। उन्होंने संविधान में संशोधन में लचीलेपन की अनुमति दी और विचार की विभिन्न धाराओं के प्रति सहिष्णुता दिखाई। सबसे बढ़कर उन्होंने स्वतंत्रता और न्याय और भाईचारे, निष्पक्षता और समानता की सीमाओं का विस्तार करने के लिए भावी पीढ़ियों की बुद्धि पर भरोसा किया, विवेक पर। देवी और सज्जनों, बाबा साहब एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक असाधारण अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, सजग पत्रकार और विद्वान समाजशास्त्री थे। साथ ही वे महिला सशक्तिकरण के प्रबल पक्षधर और कर्मठ समाज सुधारक भी थे। अपने मूक नायक, जिसको हम जानते हैं, एक पत्र निकालते थे, जर्नल मूक नायक नाम के अखबार के द्वारा उन्होंने सदियों से चुप करा दिए गए लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी थी। भारत के उनका एक, जब हम उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की बात करते हैं, उनका एक ऐसा कोई समाज का क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में बाबा साहब ने काम ना किया हो, सोच विचार ना किया हो और एक इस देश को एक थॉट न दिया हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं मिला। भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर की अहम भूमिका थी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सजेस्ट किया था कि इन इंडिया देयर शुड बी ए सेंट्रल बैंक ऑफ इट्स ओन। उस समय जो था वो हम बैंक ऑफ इंग्लैंड से सब काम चलाते थे और उसी दौरान ब्रिटिश पीरियड में ही जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई। सिंचाई और बिजली के उत्पादन के लिए इसका संबंध किससे है? किसानों से। दामोदर वैली और हीराकुंड जैसी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण के मूल में भी उनके ही विचार थे। हमारे देश की बिजली की व्यवस्था के विकास में उनका मौलिक योगदान रहा। हमारे घरों की रोशनी और खेतों की हरियाली बहुत कुछ उनकी नीतियों और विचारों की वजह से ही है। जब हम मजदूरों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो उनके लिए काम करने की जो अवधि थी 12 घंटे तय की गई थी बाय द देन गवर्नमेंट। उसको बाबा साहब ने आंदोलन करके 8 घंटे कराने में भी एक अपनी भूमिका निभाई। इन बातों का मैंने उल्लेख जानबूझ करके किया है आप सबके सामने और उसी के साथ मैं आगे आऊँगा। जयंत चौधरी यहाँ बैठे हुए, इनके ग्रैंडफादर चौधरी चरण सिंह, हम सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कई बार इस देश के प्रधानमंत्री रहे और एक वो भी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे।
संयोग से मेरी, केवल उस समय मैं बहुत वो नहीं था, लेकिन संयोग से मेरी उनसे दो बार भेंट हुई थी। और जो कुछ मैंने सीखा उसकी कभी कुछ और मंच होगा उस पर बात करूंगा, लेकिन जो मैंने सीखा उनका कंटेक्स्ट मैं आप सबके सामने फिर लाऊंगा। मैंने क्यों बात की है चौधरी चरण सिंह जी की। हम सब जानते हैं कि नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल में बाबा साहब को कानून मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली थी। उस समय केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि नॉन पॉलिटिकल, जिसको हम कह सकते हैं, दे वेयर इंडक्टेड एज मिनिस्टर्स इन नेहरू गवर्नमेंट। कौन कौन थे? बाबा साहब थे और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उसके लिए रिकमेंडेशन गांधी जी ने की थी, ये रिकॉर्ड में है। अगर हम लोग कभी ध्यान से देखें तो पता चलता है कि उस पूरे मंत्रिमंडल में ऐसा कोई भी मंत्री नहीं था जो उच्च शिक्षा की दृष्टि से डॉक्टर बाबा साहब की बराबरी कर सके। लेकिन बाबा साहब को कभी अपनी उच्च शिक्षा का अहंकार या पद का मोह नहीं रहा। वो हर मंच से समाज के हर वर्ग और देश के विकास के लिए काम करते रहे, सबके लिए काम करते रहे। लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों के कल्याण की बात हमेशा की। देश की महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया था। बाबा साहब में भारतीयता और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। एक प्रसंग मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उसमें सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और बड़े बड़े मूर्धन्य जो नेता थे, इंक्लूडिंग गांधी जी, सब लोगों का ये कहना था कि वे हमें जनता के बीच में जाकर के एक सौहार्द बनाए रखने के लिए एक बात कहनी है। उसमें हमें हिंदू मुस्लिम की बीच में दरार की बात नहीं करनी है। हमें हमेशा कहना है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम या ईसाई। ये सभी नेताओं का कहना था। लेकिन बाबा साहब की सोच इस सोच से एक कदम आगे थी। और वो कैसे? बाबा साहब कहते थे कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। वो कहते थे आप हिंदू मुस्लिम का नाम ही क्यों लेते हैं? जब भारतीयता की बात करते हो आप कहते हो कि हम पहले हम भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुसलमान। बाबा साहब कहते थे मत हिंदू मुस्लिम की बात करो, आप ये कहिए पहले हम भारतीय हैं, बाद में भारतीय और अंत में भी भारतीय। देवी और सज्जनों, बाबा साहब हमेशा संवाद के द्वारा, चर्चा के द्वारा लोगों के सामने अपनी बात रखकर सर्वसहमति बनाते थे। क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि ये देश अपना है, यहाँ के सब लोग अपने हैं और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने हेतु जो भी करना है वो सब सदैव अहिंसात्मक तरीकों से ही व्यापक हित में हासिल किया जा सकता है, ताकि समाज में हमेशा सौहार्द का वातावरण बना रहे। देवी और सज्जनों, आप सभी लोग प्रबुद्ध वर्ग की श्रेणी में आते हैं। अभी मैंने बाबा साहब की महानता, उनके सद्गुणों, उनकी सहृदयता, उनके देश प्रेम के बारे में कुछ उदाहरण भी आपके सामने रखे। लेकिन इतिहास में उनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जितनी जल्दी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसमें भी देरी हुई। जो सम्मान उनको जितने समय पर मिलना चाहिए था उसमें भी देरी हुई। क्या कारण थे उस पर मैं नहीं, वो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं उसका उत्तर भी आप सब लोग जानते हैं। प्रायः इसका उत्तर एक दिया जाता है कि समाज ने, अर्थात आम समाज, सरकारों ने उनके साथ अन्याय किया। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ आप सबसे। ये कहकर के तो हम अपनी जिम्मेदारी को सचमुच में टाल देते हैं कि भाई उनके कारण उनको सम्मान नहीं मिला, दूसरों के कारण जो है बाबा साहब को न्याय नहीं मिला। ये कहना मुझे लगता है बहुत उचित नहीं है। कुछ समय तक है, कुछ सीमा तक उचित है, लेकिन पूरी तौर पे ये उचित नहीं है। मैं ये कहता हूँ कभी भी हम लोगों ने अपनी भूमिका का आत्म अवलोकन नहीं किया, कभी भी नहीं किया। किया होगा, कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। हम लोग क्या करते थे और अभी तक भी करते हैं, हमें बताया गया कि भाई बाबा साहब दलितों के मसीहा थे, हमने कहना शुरू कर दिया दलितों के मसीहा।
और क्या था बाबा साहब? संविधान निर्माता। वो भी हमने कहना शुरू कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, उसके आगे नहीं बढ़े। संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा। और जब दलितों के मसीहा की बात करते हैं, अर्थात आपने उनकी भूमिका को केवल दलितों तक सीमित कर दिया। और ये जो मैंने उनके गुणों का बखान किया, जो उनकी सहृदयता का किया, उनकी देशभक्ति का किया, इससे क्या जाहिर होता? क्या वो केवल दलितों के मसीहा थे? नहीं, इस पे हमें सोचना पड़ेगा। उन्होंने तो पूरे देश के लिए काम किया। कोई ऐसा, यदि महिलाओं के उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स के लिए इतना बड़ा त्याग किया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, तो क्या महिलाएं, सारी महिलाएं दलित थी क्या? उसमें तो सभी लोग थे। ये सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं से संबंधित उन्होंने इनिशिएटिव लिए, तो वो किसके लिए लिए? क्या दलितों के लिए लिए थे? केवल दलितों के लिए नहीं लिए थे, सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए। उन्होंने यदि रिजर्व बैंक की स्थापना की तो किसके लिए किया? केवल दलितों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे सबके लिए। क्या हमने बाबा साहब के प्रति अन्याय नहीं किया? सचमुच में थोड़ी बहुत तो हमारी है ना भूमिका अन्याय करने में। हम क्यों स्टॉप कर देते हैं जब हम कह देते हैं बाबा साहब दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता, बस बात खत्म हो, उसके आगे नहीं बढ़ते। और क्या थे बाबा साहब? हम उन्हें संविधान निर्माता के साथ साथ राष्ट्र निर्माता क्यों नहीं कहते? हम उन्हें दलितों के मसीहा के साथ साथ गरीबों और पिछड़ों या फिर भारतीयों का मसीहा क्यों नहीं कहते? हम उन्हें सामाजिक क्रांति का दूत क्यों नहीं कहते? हम उन्हें भारत का भाग्य विधाता क्यों नहीं कहते? ये सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। लोगों ने हमें भटकाया है। हमें अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना है। ये जरूरी है कि हम अच्छी शिक्षा हासिल करें, ऐसी शिक्षा जो हमें मानसिक रूप से परिपक्व बनाए। बाबा साहब ने इसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का पहला मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो। कभी आप लोगों ने सोचा होगा, आप में हम भी शामिल हैं, कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि बाबा साहब ने एक मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये क्रम जो है वो क्रम ऐसा क्यों दिया? सीधे सीधे क्यों नहीं कर दिया कि संघर्ष करो? ऐसा तो नहीं कहा। शिक्षा, और वो शिक्षा मॉडर्न एजुकेशन, वो शिक्षा जिससे कि हमारी समझदारी बढ़ती है। ऐसी शिक्षा नहीं कि हम BA LLB PhD सब कुछ हो गए, लेकिन सही मायने में जो हमारा विवेक का, जो बुद्धि का विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम अपने भले और बुरे के बारे में यदि नहीं सोच सकते हैं, समाज के बारे में नहीं सोच सकते हैं, देश के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं होती। एक मैं यहाँ पर बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी बहुत एक इच्छा थी कि बाबा साहब का जो पैतृक गांव है अंबावडे, रत्नागिरी जिले में, वहाँ जाएं। जाने के लिए पहले भी जा सकते थे, बाद में, लेकिन मैंने ये तय किया था कि राष्ट्रपति रहते हुए मैं उनके पैतृक गांव जाऊँगा। और सचमुच में वो मुझे सौभाग्य मिला जब मैं उनके गांव में गया। ये जिले में मुंबई और गोवा हाईवे पर स्थित है। ठीक हाईवे से एक 4-5 किलोमीटर के साइड में है। मैंने इसका जिक्र जानबूझ करके किया। मैं चाहूँगा कि सही मायने में वो तीर्थ स्थल है। आप लोग जाते हैं, गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, परिवार के सहित जाते हैं। मुझे लगता है एक बार यदि आप तय कर लेंगे कि वे मुंबई जाना है, गोवा जाना है, तो इस स्थल पर भी बाबा साहब की जो पैतृक गांव है उस पर भी हम जाएंगे और देखेंगे कि वाकई में क्या बाबा साहब ने क्या दुख तकलीफ कितनी सही है और क्या उनकी जीवन की जो दिनचर्या थी उसका हम एक अनुभव कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, अद्भुत प्रतिभा, मानवता के प्रति करुणा और अहिंसा पर आधारित उनकी जीवन यात्रा व उपलब्धियों को देश से लेकर विश्व समुदाय तक ने मान्यता दी है। 2015 में डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में
26 नवंबर को अधिकृत रूप से भारत सरकार ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। सन 2016 में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अर्थात यूनाइटेड जनरल असेंबली में आयोजित बाबा साहब की 125वीं जन्म जयंती समारोह में भागीदारी करते हुए मानवता के समग्र विकास में उनके बहुमूल्य योगदान को सराहा था। अब इसी संदर्भ में मैंने चौधरी चरण सिंह जी की बात कही थी। आज तक भी चौधरी चरण सिंह जी के जो वास्तविक उनका व्यक्तित्व था वो उभर करके नहीं आया, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं उनमें भी यही है। आप सहमत होंगे जयंत जी, चौधरी साहब को केवल और केवल किसानों का मसीहा, उससे बस फुल स्टॉप लगा देते, उससे आगे नहीं बढ़ते। चौधरी साहब ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, वो बात वाकई में सही जो मानवता के प्रतीक थे, करुणा के प्रतीक थे। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया। देश, हमारा पूरा देश जो है वो गांव में ही तो बसता है। चौधरी चरण सिंह जी ने एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम दिया। उसकी कोई बात नहीं करता, कोई नहीं करता। मैं सही हूं ना? केवल और केवल किसानों के मसीहा, और वो भी कब करते हैं? बार बार नहीं करते, जब उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है तभी लोग करते हैं, वहीं स्टॉप कर देते। मैंने ये, आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं जो हमारे इस देश के महापुरुष हुए हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करें और खुल कर के अध्ययन करें। और ये इसीलिए बाबा साहब बार बार कहते थे, सबको कहते थे, और विशेष करके इस समुदाय के लिए कहते थे कि भाई आपको मेन स्ट्रीम में रहना है, देश की मेन। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जो कि विभाजनकारी तत्व, और उनको लगता था यस, डिवाइड एंड रूल, वो पॉलिसी आज भी वही चल रहा है, उसमें बहुत तब्दीली नहीं हुई है।